ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। आज दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी में एसआईआर के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए। 27 के रण से पहले ये वोट योगी आदित्यनाथ के खाते से डेबिट होंगे या अखिलेश यादव के, इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा वोट शहरी इलाकों में कटे हैं। वोट कटने के इस ट्रेंड का संकेत क्या है? शहरों में वोट कटना 27 के रण पर क्या असर डाल सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। बीएमसी चुनाव में हिंदू मुस्लिम बयानों वाली चिंगारियां तेज से उठ रही हैं। बीएमसी चुनाव में पजामा नाड़े वाला धर्म का टेप रिकॉर्डर किसने बचाया है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट नफरत का खेल। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात 27 में सत्ताधीश बनाने वाले आंकड़े की करेंगे। अब यूपी का वो आंकड़ा देश के सामने आ गया है जो ये तय करेगा कि 2027 में योगी सत्ता की हैट्रिक लगाएंगे या अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट की सबसे बड़ी बात प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख वोटों का कटना है। ये 2 करोड़ 89 लाख वोट अलग अलग वजहों से कटे हैं। इसकी पूरी फाइल हम आगे खोलने वाले हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों को पहले से ही वोट कटने का डर सता रहा था। दोनों वोट कटने के अपने अलग अलग आंकड़े गिना रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि जो वोट कट सकते हैं वो बीजेपी के मतदाता हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि एसआईआर के बाद पीडीए के वोट कटने जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यहां यह है कि अब किसके कितने वोट कटे हैं और किसके कितने वोट बचे। 2027 के चुनावी रण से पहले 2 करोड़ 89 लाख वोटों के कटने का मतलब क्या है? अब ये सवाल यूपी के सियासी गलियारों में घूम रहा है। इस सवाल के साथ कुछ और सवालों पर भी सियासत में शोर है, जैसे ये 2 करोड़ 89 लाख वोट कम होने का घाटा किसका होगा? ये 2 करोड़ 89 लाख वोटर किसके थे? वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद ये 2 करोड़ 89 लाख वोटर चले कहां गए? तो पहले चुनाव आयोग से मिली जानकारी के हिसाब से आपको इस 2 करोड़ 89 लाख वोट कम होने का गणित समझाते हैं। यूपी में 15 करोड़ मतदाता थे। इनमें से एसआईआर के दौरान 12 करोड़ 55,56,025 लोगों ने फॉर्म साइन करके दिए। एसआईआर के बाद 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए। 2 करोड़ 17 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। 46,23,000 वोटर मृत पाए गए। 25,47,000 वोटर ऐसे थे जिनकी एक से ज्यादा जगहों पर वोट थे। सबसे ज्यादा वोट लखनऊ, प्रयागराज जैसे शहरी क्षेत्रों में कम हुए। हमारा 27 अक्टूबर 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। यूपी की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं वो परंपरागत रूप से बीजेपी की मानी जाती हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को जब सीएम योगी ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की थी तो दोनों के बीच एसआईआर के इस पहलू पर भी चर्चा हुई थी। तो क्या सीएम योगी पहले जो आशंका जता रहे थे वो सही साबित हुई है? क्या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोट कटने का मतलब 27 में बीजेपी का घाटा है? हालांकि अखिलेश यादव को भी एसआईआर से पीडीए के वोट कटने का डर था। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है ये मिसिंग है। ये जो एसआईआर की एक्सरसाइज है, ये एसआईआर की एक्सरसाइज वोट जोड़ने के लिए होनी चाहिए, वोट काटने के लिए नहीं होनी चाहिए। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में कटने वाले वोटों की संख्या ज्यादा है।
इसकी वजह यह है कि गांव से रोजगार के लिए शहर आए लोगों ने 2 वोटर आईडी कार्ड बनाकर रखे थे। वोट शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद उन्होंने शहर की वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिया। अब सवाल यह है कि शहर से गांव में शिफ्ट हुआ ये वोटर आखिर किसका था। हमारे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों बार कहा कि हम उस प्रक्रिया के नहीं खिलाफ हैं, लेकिन उसके मंशा के खिलाफ हैं कि आप ये सुनिश्चित करिए कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी वोट न कटे। अगर अनुपात में बहुत ज्यादा वोट जो बीजेपी सपोर्टर हैं उनके शहर से गांव में शिफ्ट हुए हैं तो शहरी इलाके में उन पे असर पड़ सकता है, लेकिन अगर समाजवादी के समर्थक ज्यादा हैं गांव में अपना नाम बनाए रखने वालों में तो समाजवादी पार्टी पे असर पड़ेगा। फिलहाल यूपी में फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च को आएगी, लेकिन राजनीतिक दलों को फाइनल लिस्ट का इंतजार नहीं है। वोट कटाई पर अब सियासी चढ़ाई शुरू हो गई है। भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि कैसे बीजेपी को पहले ही शहरी इलाकों में ज्यादा वोट कटने की आशंका सता रही थी। इसी आशंका के तहत उसने मतदाता को समझाने के लिए ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव भी किया था। हमने उन शहरी क्षेत्रों की जानकारी का भारत की बात का जो डेटा टैबलेट है वो आपके लिए तैयार किया है, जहां एसआईआर के बाद सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख वोट कटे हैं। प्रयागराज में 11,56,339 वोट कटे हैं। कानपुर में 9 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। आगरा की बात करें तो यहां 8,36,000 से ज्यादा वोट कट गए। गाजियाबाद में 8,18,000 से ज्यादा वोट कटे। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 5,73,000 से ज्यादा वोट कट गए हैं। इसके अलावा सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर की बात करें तो यहां 6,45,000 से ज्यादा वोट एसआईआर के बाद कट गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 4,47,479 वोट कटे हैं। अब इन आंकड़ों को देखकर कुछ सवाल उठते हैं। सवाल ये कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादा वोट कटने का 27 के चुनाव पर क्या असर होगा? क्या शहरी इलाकों में वोट कटने का बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्या शहरी इलाकों में कम हुए वोटर प्रदेश के जातिगत समीकरणों को भी प्रभावित करेंगे? इन सवालों के बीच ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर जुबानी चिंगारियां उठनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस लिस्ट को डिकोड करने में जुट गए। फॉर्म 6 भी भरा जाएगा तो समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो सतर्कता से इस पूरी प्रक्रिया में भाग लेगा। भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग के गठबंधन का कोई भी जो पैतरा है वो समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो चलने नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहा है। कटने वाले वोट्स में ज्यादा तादाद उन वोटों का है जिन पे उम्मीद की जाती है कि ये बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। 2.89 करोड़ 89 करोड़ लोग जो कटे हैं नाम, इसमें निश्चित तौर से ये जांच का विषय है, इसको जांच करानी चाहिए। 2027 ही नहीं 2047 तक विपक्ष अभी विपक्ष में बैठने लायक बना रहे, यही उसकी सबसे बड़ी बहादुरी होगी। कभी अखिलेश जी कहते हैं ये तो हमारे वोट कट रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये एसआईआर थोड़े ना हो रहा है तो एनआरसी हो रहा है। बिहार की हार के बाद अखिलेश जी का मानसिक संतुलन थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि वो गणित जो है गड़बड़ा गई गणित। आपको याद होगा जब पहली बार यूपी में वोट कटने वाला आंकड़ा सामने आया था तब कांग्रेस ने बीजेपी पर 2022 में वोट चोरी करने के आरोप लगाए थे, क्योंकि एसआईआर से पहले यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त यूपी में 15 करोड़ वोटर्स थे। अब ये वोटर घटकर 12 करोड़ 55,56,025 हो गए। यहाँ पश्चिम बंगाल का आंकड़ा देखना भी जरूरी है, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव है और एसआईआर को लेकर काफी ज्यादा तनाव भी। तो बंगाल में एसआईआर से पहले 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे। यहाँ करीब 58 लाख वोट कटने के बाद अब 7 करोड़ 8 लाख वोटर बचे। इस बीच यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोट कटने को विपक्ष साजिश बता रहा है। कांग्रेस ने इसमें जांच की मांग की है। वहीं अखिलेश यादव ने एसआईआर को एनआरसी से जोड़कर 27 से पहले एक नए सियासी संग्राम को हवा दे दी है। 2 करोड़ 89 लाख वोट कटने के बाद अलग अलग आरोप और दावे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया है। कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल ने दावा किया है कि उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। जिन्होंने अपने कागज भी ठीक तरीके से जमा किए, इसके बावजूद उनका नाम कट गया। और ये हमारी बात की पुष्टि करता है कि एसआईआर का जो पूरा डिजाइन है
वो वोटर का नाम काटने के लिए बना है, वोटर का नाम जोड़ने के लिए नहीं बना है। इस बीच अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले, चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। अखिलेश यादव ने 2 लोगों का वीडियो पोस्ट किया है जो अपना वोट कटने की बात कह रहे हैं। वोट कटे मेरे के बहू के और मेरे 3 वोट। वहीं इन आरोपों से पहले अखिलेश यादव ने एसआईआर को एनआरसी से जोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी का बुनियादी चरित्र लोकतंत्र विरोधी है, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। ये जो एसआईआर हो रहा है यही एनआरसी है। एनआरसी का काम गृह मंत्रालय से होता है, लेकिन सरकार निर्वाचन आयोग से एसआईआर के जरिए एनआरसी का काम करा रही है। दरअसल अखिलेश यादव का आरोप है कि एसआईआर के जरिए एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि एनआरसी वाले आरोपों में जाति धर्म की राजनीति छिपी है, जो 2027 के रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एजेंडे में टॉप पर नजर आ रही है। इसी को लेकर कुछ वक्त पहले योगी और अखिलेश के बीच घुसपैठियों वाली जुबानी जंग छिड़ चुकी है। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। हमें इस समय उसको देखना होगा, ये भी फर्जी हुआ है। एसआईआर नहीं है, क्योंकि एनआरसी डायरेक्ट नहीं ला सकते थे, इसलिए एसआईआर लेकर के आए। एसआईआर में इतने पेपर्स मांगना, तो ये तो सब पेपर्स मांग लिए उन्होंने। अब अखिलेश यादव के एनआरसी वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। अखिलेश जी लगातार वो बात करते हैं जो तथ्यहीन होती है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, बेबुनियाद होती है, और कंट्राडक्टरी बात करते हैं। देश का अल्पसंख्यक समाज तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ऐसी जो बातें हैं, ऐसे बयान हैं, इससे देश के आम जनमानस को, खासतौर पे माइनॉरिटीज को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिलहाल यूपी के राजनीतिक दल इस 2 करोड़ 89 लाख वोट कटने का गणित सुलझाने में जुटे हैं। इसके लिहाज से 27 के रण को देखते हुए अपनी अपनी चुनावी रणनीति को रीसेट कर रही हैं। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं, जिसके केंद्र में बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होनी है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं की जुबान बिगड़ती जा रही है। जिस चुनाव में बात पानी, बिजली और सड़कों की होनी चाहिए, वहां बेवजह की बेतुकी बयानबाजी हो रही है। जैसे पजामा, नाड़ा, मामुओं की टोली, बुर्का, लव जिहाद, अब्बा, जिहादी, पाकिस्तान और ममदानी। शब्दों की सबसे नई डिक्शनरी पजामा और नाड़ा वाली है। चुनाव में इन शब्दों की एंट्री करवाई है बीजेपी नेता नितेश राणे ने। नितेश राणे ने पजामा और नाड़ा शब्द का इस्तेमाल कर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया है। वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा किसके लेके जाऊंगा उनको। बीजेपी नेता नितेश राणे पजामा और नाड़ा को लेकर आए, वो भी बीएमसी चुनाव की वोटिंग से सिर्फ 9 दिन पहले। 15 जनवरी को वोटिंग है और इसी वोटिंग से पहले शब्दों की सीमाएं, मर्यादाएं तार तार होने लगी है। हमारे हिंदू बहनों की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, वो इसी को चाहिए होगा। वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं। नगर निगम चुनाव में बात तो मुद्दों की होनी थी, काम की होनी थी, क्या काम करेंगे इसकी होनी थी, लेकिन बात हो रही है लव जिहाद की, पजामे की, नाड़े की। बीएमसी चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरे ओवैसी ने अमरावती में लव जिहाद वाला बयान दिया था, जिसके बाद नितेश राणे का पजामा और नाड़ा वाला बयान उसी का एक्शन पर रिएक्शन है। लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भगवत। बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करे, उनको क्या बोलेंगे फिर आप। चुनाव में ठाकरे बंधुओं को भी एक कर दिया है। बीजेपी भी समझ रही है हमें भी एक होकर ही मैदान में उतरना पड़ेगा, इसीलिए अपनी फेवरेट हिंदुत्व वाली पिच को सिलेक्ट किया है, जिसमें ओपनिंग बैट्समैन बने हैं नितेश राणे। ओवैसी यहाँ आके
अगर हमको धर्म का धाक दिखा के, डर दिखा के अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको भी उनको पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास भेजने अच्छी तरह से जानते हैं हम। अगर वो अल्लाह को मानते हैं तो हमारे पास भी हमारे भगवान सक्षम है। नितेश राणे की ये बेचैनी ओवैसी के लव जिहाद वाले बयान से कम और चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ज्यादा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM BMC चुनाव में बड़े स्तर पर लड़ रही है। अकोला नगर निगम में ओवैसी 32 उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि अमरावती में 25 उम्मीदवार उतारकर खलबली मचा चुके हैं। ओवैसी के लिए भी खुला मैदान है, जहां तक चाहे चुनावी गेंद फेंक सकते हैं, इसलिए उस मुद्दे को उछाला जिस पर बीजेपी तुरंत एक्टिव होती है। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही, तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करवा, कौन रोक रहा आपको? BMC चुनाव से पहले बीजेपी यही तो चाहती थी। ओवैसी की जुबान से जैसे ही बच्चे पैदा करने वाली बात निकली, दूसरे बैट्समैन की एंट्री हो गई। इस बार जवाब देने के लिए नवनीत राणा उतरी, जिस पर विपक्ष भी बाउंसर फेंकने के लिए तैयार था। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। 4-4 बच्चे भी पैदा होना चाहिए। वो जो कहते हैं, तो नवनीत राणा ने कोई गलत नहीं कहा, वो सब हिंदुओं ने मानना चाहिए, मगर एक करना चाहिए कि एक बच्चा अपने घर में रखकर 3 बच्चे नवनीत राणा के घर पे छोड़कर आना चाहिए। ये चुनाव है जना, यहाँ मुद्दों को छोड़कर मामुओं की टोली पर चर्चा गर्म। इसी कड़ी का अगला पार्ट मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने जारी किया है। उद्धव ठाकरे जीते तो मुंबई का पाकिस्तान बनेगा। उद्धव ठाकरे का उद्धव मामू बन चुका है, और इसीलिए वारिस पठान ने दिए हुए बयान के ऊपर उद्धव ठाकरे या उद्धव मामू ने किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया है। इससे उद्धव मामू की नीयत क्या है ये साफ होती है। ओवैसी जिस लाइन पर भाषण दे रहे हैं वो उनकी चुनावी रणनीति का खास हिस्सा है। बीजेपी नेता जिस पिच पर खेल रहे हैं वो उनका फेवरेट है। ऐसे में चुनावी चकल्लस वाली ये फाइट बेहद दिलचस्प होगी, जिसमें सीमाएं, मर्यादाएं पीछे छूट जाएंगी। आगे निकल जाएगी विवादित बोली, जिसमें नेताओं को वोट दिख रहा है। आइए अब अपनी तीसरी खबर पर आते हैं और इंदौर के उस जहरीले सिस्टम की बात करते हैं जिसकी वजह से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। भारत की बात में हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। हमने आपको दिखाया था कि कैसे इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की सप्लाई की गई और कैसे नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान देकर पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़का था। आज इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि इंदौर स्वच्छता में कई बार नंबर 1 रहा है, उसके बाद भी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीनी हालात सरकार की रिपोर्ट से अलग हैं। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ 4 मौत के आंकड़े पर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई। सरकार से कहा है कि आंकड़ों में इतना हेरफेर आखिरकार कैसे हो सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जिस तरह से कोरोना महामारी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता था, ठीक उसी तरह दूषित पानी से फैली बीमारी का भी अपडेट दे। आज एक तरफ कोर्ट में सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस डेलीगेशन ने भागीरथपुरा में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनकी आवाज को दबने नहीं देगी। पहले 5, फिर 10, उसके बाद 15 और अब 17। इंदौर के भागीरथपुरा में मौत का आंकड़ा यूं ही बढ़ रहा है। जिस पानी से प्यास बुझती थी, उसी पानी में सिस्टम ने जहर मिला दिया। आज इंदौर के भागीरथपुरा में कांग्रेस नेताओं का जमघट था। जिन परिवारों के लोगों की सिस्टम की लापरवाही की वजह से जान चली गई, उन पीड़ित परिवारों के जख्मों पर कांग्रेस नेताओं ने मरहम लगाया। इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे कांग्रेस के इस डेलीगेशन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, महिला प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी, सज्जन सिंह वर्मा और शोभा ओझा जैसे नेता शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के परिजनों को न्याय दिलाने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक हत्या का केस दर्ज नहीं होता, तब तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो
और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। स्थिति अब भी बहुत अच्छी नहीं है। मोहन यादव सरकार का स्वास्थ्य विभाग मान रहा है कि अब तक कुल 421 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 311 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब भी 110 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 15 मरीज ऐसे हैं जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। इंदौर में मौत का घंटा बजाने वाली सरकार पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जब मौत के बीच जिम्मेदार चेहरे हंसते हैं, तालियां बजवाते हैं, तो इन पीड़ितों के आंसू का हिसाब कौन देगा? जाग जी बोल रहा, ताली वाली तो बजाते रहो सभी के लिए भाई, जरा कंजूस मत रहो। कांग्रेस नेताओं ने आज मृतकों के परिजनों को आश्वासन दिया है कि आवाज को दबने नहीं देंगे। इसीलिए 11 जनवरी को कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाएगी, प्रदर्शन करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।